तो पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और अपने दिमाग को फुल स्पीड मोड में लाइए। अगले 2 घंटे सिर्फ हम एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट्स और सिलेक्शन की बातें होंगी। एक भी सवाल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न आपको आपके फाइनल सिलेक्शन की ओर लेकर जाने वाला है और ये एक आपका पहला कदम होगा। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हम हिंदी व्याकरण के 80 दमदार प्रश्न की। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है? हमने एक वाच्य को पढ़ा है, इसमें कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर नहीं आया है, नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भाववाच्य में जो नहीं है वो क्या हो जाता है कि मुझे वो फीलिंग्स बताई जा रही है, फीलिंग्स है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है कर भाववाच्य, क्योंकि इसमें हमारे फीलिंग्स है कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, असमर्थता इसमें दिखाई जा रही है। अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? अपमान होना, ठीक है। फिर है महापुरुष। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सीटेट में पूछा गया था और मुझे उसका ये पूछा गया था, और इसमें कौन सा समास है। देखो समास एक ऐसा टॉपिक है ना कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, इनसे कभी भी प्रश्न है ना वो बचे नहीं है एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट हो, रीट हो, चाहे DSSS भी हो, KVS हो, समास, संधि, ये क्या है ना उनके पेट टॉपिक है। यहाँ से पूछे प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो महापुरुष, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या है? पुरुष। पुरुष आपका संज्ञा है, ठीक है, पुरुष संज्ञा है। और महा क्या है आपका? महान। महा किससे आया? महान से आया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो कैसा पुरुष है? महान है, मतलब पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। ये पुरुष की क्या है? विशेषता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय कहता है कि जहाँ पर संज्ञा और विशेषण की जोड़ी होती है वहीं पर आपका कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष की अगर बात कर लें तो तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में आपके कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हेयरे, इन कारक चिन्हों का तत्पुरुष में लोप होता है। और बहुव्रीहि जो होता है ना, इसमें देखो जो हम समास पढ़ते हैं ना, इसमें बेसिकली ना 2 पद होते हैं, एक होता है प्रथम और ये होता है द्वितीय, गौड़, ठीक है। तो ये 2 पद मिलके एक नए पद का, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनका अर्थ भी बदल जाता है। लेकिन जब हम बहुव्रीहि समास की बात करते हैं ना, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? प्रथम पद और द्वितीय पद ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वो होता है आपका बहुव्रीहि। अब द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद समान होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कर्मधारय का एक तो यहाँ पर है, और एक और मैं आप लोगों को देती हूँ, एकाग्र चित। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपका आता है क्या? तत्पुरुष। तत्पुरुष के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर। अब देखो इसमें क्या छिपा हुआ है? रसोई के लिए घर, है ना। तो कौन सा कारक चिन्ह हो गया? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान, तो यहाँ पर आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। ऐसे ही राजपुत्र, है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं तो ये हो गया आपका राजपुत्र। तो राजपुत्र क्या है? राजा का पुत्र। तो इसमें का कारक छिपा हुआ है, तो का क्या है? संबंध तत्पुरुष है, रिलेशन बता रहा है ना कि राजा का बेटा है, तो ये संबंध तत्पुरुष है। बहुव्रीहि की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बोला गजानन, है ना। गजानन किसे बोलते हैं? गज की तरह आनन है जिसका, ठीक है। तो कौन है? हमारे श्री गणेश है। तो 2 इसमें शब्द मिला, गज और आनन। और उसका किसकी बात हुई, किसकी विशेषता निकली? श्री गणेश की।
द्वंद्व में द्वंद्व, महाभारत अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें द्वंद्व युद्ध हुआ था। जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वो क्या होता है, दो इक्वल लोगों में द्वंद्व होता है। जैसे द्वंद्व युद्ध किसके बीच हुआ, दुर्योधन के बीच हुआ और भीम के बीच हुआ, क्योंकि वो दोनों पावर में, ताकत में और एक ही कला में निपुण थे, ठीक है, गदा में। तो उसी को हम द्वंद्व बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो दो पद रहता है ना, दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं हमेशा। तो इधर पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया माता पिता। तो अगर क्या ऐसा है कि माता की कम वैल्यू है, पिता की ज़्यादा है, या पिता की ज़्यादा है और माँ की कम है, ऐसा नहीं है ना। एक ही परिवार में दोनों के इक्वल वैल्यू होते हैं, भाई बहन। तो इस तरीके से वहाँ पर द्वंद्व समास रहेगा। अगला एग्जाम्पल है प्रगति में उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग कैसे शब्द रहते हैं, उपसर्ग वे शब्द रहते हैं जो मीनिंगफुल सार्थक शब्द के पहले जुड़कर एक अलग मतलब, एक अलग मीनिंग बना देते हैं, एक अलग नया अर्थ दे देते हैं। तो गति का क्या मतलब होता है, तेज दौड़ना, ठीक है। और वहीं अगर प्र लग गया, प्रगति, मतलब फिर क्या हो जाता है आपका, सक्सेस हो जाता है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका होता है देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि, देव धन इंद्र में कौन सी संधि है, तो इसमें होती है देवेंद्र। और देवेंद्र में है आपकी गुण संधि। देखो संधि भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर आप थोड़ा भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये हर तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा ही जाता है। सजनता, सजनता में प्रत्यय कौन सा है, तो देखो प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो, इसमें एक सार्थक शब्द रहता है और उसके बाद में अगर कोई प्रत्यय लगा है, अगर कोई अव्यय लगता है, तब वो क्या बना देता है, प्रत्यय बना देता है। अगर वो पहले लगता है तो उपसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो अगर आप मान लो कि अगर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट, अगर आपको आंसर निकालने नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मीनिंगफुल वर्ड इसमें कौन सा है, सज्जन है और उसके बाद क्या लगा है, ता प्रत्यय लगा है, तो ये हो गया आपका ता प्रत्यय। माता पिता, अभी भी मैंने आपको बताया कि माता पिता ऐसे शब्द, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, ठीक है, रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, ये क्या है, दोनों इक्वल है। आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रथम पद इम्पॉर्टेंट है या फिर इसका द्वितीय पद इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर माता पिता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है। आंखों का तारा होना का क्या अर्थ है, आंखों का तारा जो है ना, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट प्रश्न है सीता पत्र लिखती है। अब देखो यहाँ पर सीता पत्र लिखती है। अब इस वाक्य में आपको, इस प्रश्न में आपको बताना है कि जो सेंटेंस है वो कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो यहाँ पर देखो सीता पत्र लिख रही है, ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है जो कि जिसमें कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है, क्रिया के पहले कर्म है और ये पूरा मीनिंगफुल है। तो आप प्रश्न पूछो सीता क्या लिखती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीता पत्र लिखती है, ठीक है। तो इसका आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, जो आंसर आता है वही आपका कर्म होता है। तो और ये क्या लिखती है, क्या है, ये है आपकी क्रिया। तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं। और कौन लिख रहा है पत्र, सीता लिख रही है, तो क्रिया का फल पूरा पूरा कर्ता पर आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, कर्तृवाच्य है। अच्छा एक चीज और है, अगर यहीं पर मैं आप लोगों को कह देती ना कि सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो वो क्या हो जाता, अगर मैंने लिख दिया सीता के द्वारा
पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो के द्वारा आ गया। अब ये जो के द्वारा है ना, ये किस लिए लगा है, ये हो गया यहाँ पर कर्मवाच्य। के द्वारा लगने से जो करता है इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। किसकी वैल्यू बढ़ गई, पत्र की वैल्यू बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, और अगर भाववाच्य रहता तो यहाँ पे सेंटेंस रहता सीता से पत्र लिखा नहीं जाता, तो वहाँ पे फीलिंग्स आ जाती, तो वो भाववाच्य हो जाता। क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महाउत्सव, महाधन उत्सव में कौन सही संधि कौन सी है? तो ये होती है महोत्सव। महोत्सव में आपका गुण स्वर संधि है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसमें है गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो निष्क्रिय में नी उपसर्ग लगा है। ठीक है, अब ये अनु है तो अनु से आपका बन जाएगा अनुवाद, अनुकरण। ठीक है, प्र से बन जाएगा आपका प्रगति, फिर से अति से बन जाएगा आपका अत्यधिक, ये हो जाएगा आपका अत्यधिक। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेखक। लेखक में प्रत्यय कौन सा है? जो प्रत्यय रहता है ना, उसमें क्रिया के मूल भाव में, मूल जो धातु रूप होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें आपके प्रत्यय लगता है। अब ये लेखक, तो लेखक में देखा जाए तो ये लेख है ना, ये कहाँ से आया है? लिखना से आया है, लिखना। और लिखना में पहला उसका वर्ड क्या है? लेख। अब लेख में प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय, तो बना है लेखक। तो ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट है आपका दशानन। तो दशानन में आपका कौन सा समास है? अब देखो इसको अगर आप अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 आनन। ठीक है, तो 10 है चेहरे जिसके, फेस जिसका, मुख जिसका, तो वो कौन होता है? रावण। तो यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है दांत खट्टे करना। का मतलब क्या होता है? किसी को पराजित कर देना, किसी को हरा देना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अत्याचार। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे मैंने वही क्वेश्चन लिए ना जो आपके एग्जाम में आते हैं। देखो कितने सिंपल है, और अगर आप इनको पढ़ लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो यकीन मानो आपको अगर 80 नंबर का प्रश्न उत्तर है, आपको 80 में 80 मिलेंगे। देखो चीज़ों को समझना है, रटो मत, समझो। अभी देखो ये अत्याचार है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसको अलग अलग करो। ठीक है, इसको मीनिंगफुल अलग वर्ड को निकालो, तो मीनिंगफुल इसमें से वर्ड क्या निकलेगा? आचार। ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अरे उपसर्ग लगा है, अति लगा है। अति को क्या, अति को हम एक्स्ट्रा, बहुत के अर्थ में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? अत्याचार हो गया। अगला प्रश्न आपका है पत्र राम द्वारा लिखा गया। तो कर्मवाच्य मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ही सेल्फिश है। ठीक है, उसको नहीं चाहिए कि कर्ता उसके फैमिली में इंटरफेयर करे या भाव उसके फैमिली में इंटरफेयर करे। तो ये क्या कहता है? पत्र राम द्वारा, वो कहते हैं कि तू मेरे घर आएगा ना, कर्तृवाच्य को कहता है तू मेरे घर आएगी भी ना, तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ना वाला, तो हमारे घर में इंटरफेरेंस नहीं करना है। तुम अगर मेरे घर पर रहोगी तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ पर पत्र राम द्वारा लिखा गया, राम है लेकिन उसके आगे क्या लगा है? ये द्वारा लग गया है। इस द्वारा के लगने से राम की वैल्यू क्या हो गई? गिर गई, और पत्र की वैल्यू बढ़ गई। और ये जो पत्र है यही आपका कर्म है, तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। अगला प्रश्न है सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? सुंदर, अभी सुंदरता है ना, तो इसमें से आप मीनिंगफुल वर्ड को निकाल लीजिए। अब इसमें आपका मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है? इसमें आपका मीनिंगफुल वर्ड है क्या? सुंदर। ठीक है, क्या है? सुंदर, और उसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है।
नीलकमल, नीलकमल में कौन सा आपका समास है? तो नीलकमल, अभी देखो यहाँ पे नील कमल, तो इसमें दो वर्ड है, एक है नीला और एक है कमल। कमल गुलाब, अब वो सॉरी लोटस, तो लोटस कैसा है? नीला है। लोटस कमल आपका हो गया यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है नील, तो ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए संज्ञा और विशेषण की जोड़ी है। संज्ञा को ही हम विशेष्य भी कहते हैं, तो कर्मधारय कहते हैं जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की जोड़ी हो। विशेष्य को ही हम संज्ञा भी कहते हैं। तो ऐसा में बोला अरे मैम ने तो संज्ञा बोल दिया था, इसमें तो विशेष्य है। भाई दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है? कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की जोड़ी होती है, वहीं पर आपका कर्मधारय होता है। द्वंद्व में दोनों पद इक्वल होते हैं। बहुव्रीहि में आपको मैंने बताया कि पहला पद और द्वितीय पद मिलके किसी तीसरे की ओर तीसरे पद का निर्माण करते हैं और तीसरे पद की विशेषता को बताते हैं, उन्हीं को हम बहुव्रीहि कहते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है, क्लियर है? चार चांद लगना ये मुहावरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया शोभा बढ़ाना। नेक्स्ट है हिम धन आलय, इसमें संधि कौन सा है? जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि हमारी तीन तरह की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में भी क्या होता है? स्वर के साथ स्वर ही मिलते हैं। तो इसमें हिम और आलय दो शब्द है। हिम पहले शब्द का दूसरा वर्ण क्या है? म है। म है कि अ है? तो इसमें अगर म जो है, म तो व्यंजन है, लेकिन म बना कैसे है? म बना है म और अ के मिलने से। तो इसका दूसरा वर्ण हिम का दूसरा हिम में कौन सा इसका अंतिम वर्ण है? तो इसका अंतिम वर्ण अ है। अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ है। अ और आ के मिलने से बनता है आ। तो देखो स्वर का स्वर के साथ मिल रहा है, स्वर और स्वर मिल रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं? स्वर का ही निर्माण हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका हिमालय। तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि है। परिक्रमा, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो परिक्रमा में आपका परि उपसर्ग लगा हुआ है। बुढ़ापा में प्रत्यय क्या होता है? बुढ़ापा, तो यहाँ पर आपका आपा प्रत्यय लगा है। फिर देखो यहाँ पे चतुर्भुज में किस समास का उदाहरण, किसका उदाहरण है समास में? तो ये आपका बहुव्रीहि का समास का उदाहरण है। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? चार भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु जी को बोलते हैं। तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट है हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ क्या होता है? मतलब पछताना। ठीक है, क्या है? पछताना। विद्याधन अर्थी का संधि रूप क्या है? तो इसका संधि रूप देखो, विद्यार्थी, यहाँ का पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आपका अ है। तो ये क्या हो गया? सिमिलर वर्ण है ना, सिमिलर स्वर मिल रहे हैं, तो वो दीर्घ स्वर संधि बनता है। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और यहाँ पर ये आपका आंसर है विद्यार्थी। फिर है आपका अगला प्रश्न दुर्गंध। दुर्गंध में आपका उपसर्ग कौन सा लगा है? तो इसमें दुर लगा हुआ है। आप प्रोनाउंस करिए दुर्गंध। तो गंध जो है वो मेन वर्ड है, मुख्य शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, और दुर जो है वो क्या है? आपका उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय में कि मैं आपको एक बात और बता देती हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय है ना, वो इंडिपेंडेंट रूप में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो अकेले आप उनका यूज़ नहीं कर सकते, वो कहीं वर्ड नहीं आते, इनके अपने मतलब, अपने मीनिंग नहीं होते। ठीक है, इनके अपने मीनिंग नहीं होते, इनके अपने अर्थ नहीं होते, जब तक कि ये किसी सार्थक शब्द के पहले ना लगे या फिर बाद में ना लगे, इनके अपने अर्थ नहीं होते। अब उपसर्ग है तो शब्द के पहले लगेगा, सार्थक शब्द के, प्रत्यय है तो शब्द के बाद लगेगा, लेकिन वो जो शब्द है ना वो मीनिंगफुल रहेगा, उसके अपना अर्थ रहेगा।
और जब ये प्रत्यय और उपसर्ग ये अव्यय जुड़ते हैं तब ये एक नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं। फिर है बालकपन, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें बालक में बालक को निकाल दो और फिर जो बच गया पन वो आपका प्रत्यय है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, फिर इसको अगर आपने अलग किया, यथाशक्ति मतलब जैसी शक्ति, तो ये आपका समास है और ये अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव को समास को आप उपसर्ग भी कह सकते हैं क्योंकि ये शक्ति के पहले यथा लगा है। यथा का अपना मतलब नहीं है, ये इसे आप इंडिपेंडेंट रूप में यूज नहीं कर सकते। जब तक आप इसका यूज नहीं करोगे इसके अपने मीनिंग नहीं है, और जैसे ही इसे सार्थक शब्द के पहले लगा देते हो इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है और तब इसका अर्थ होता है जैसी शक्ति। ठीक है, शक्ति है यहाँ पर, कैसी शक्ति? जैसी शक्ति। रंगे हाथों पकड़ना का क्या अर्थ होता है? मतलब अपराध करते पकड़े जाना। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राम है वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए कर्तृय वाच्य है। प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है? तो प्रत्येक, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक। यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि जो यण संधि रहती है ना उसमें 3 वर्ण आते हैं, य, र और ल, य, र, ल। ठीक है, अब इनके पहले, इन्हीं के पहले आपके कुछ ऐसे जो शब्द, जो भी वर्ण रहेंगे ना वो कैसे रहेंगे? वो य, र और यहाँ पे रहता है व। ठीक है, य, र के पहले ना वो आधे वर्ण लगे रहेंगे, ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे लगे रहेंगे, तो आप सीधे सीधे समझ जाना ना कि ये यण संधि है। ठीक है, ये ट्रिक है समझने की। देखो यहाँ य है, इसके पहले आधा वर्ण है, तो ये क्या है? आपका यण संधि है। अवगुण, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो आप इसको गुण को निकाल दो, गुण मीनिंगफुल है और इसके पहले वाला आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानवता। मानवता में प्रत्यय कौन सा है? फिर वही आप ट्रिक यूज करो, जो मीनिंगफुल वर्ड है उसको आप निकाल लीजिए, उसके बाद ता प्रत्यय लगा दीजिए। देखो कितना सिंपल है, आपको बस थोड़े से ट्रिक यूज करनी है, अपनी समझ यूज करनी है। अब यहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि हम याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, रटंत विद्या को अप्लाई करते हैं। तो जब रटंत विद्या आप करोगे तो वो क्या होगा? घटंत बुद्धि ही होगी। तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। फिर देखो राजपुत्र, राजपुत्र कि देखो कितना सिंपल है ये राजपुत्र, इसको अलग अलग करो, इसको बड़ा कर दो, राजा का पुत्र, तो इसमें रिलेशन बताया जा रहा है कि राजा का पुत्र, तो वो तत्पुरुष से, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप है, तो का यहाँ पर कारक चिन्ह है जो कि किसका है? संबंध तत्पुरुष का। 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना, तो ये आपका मुहावरा है। अब लोक ऐश्वर्य, क का अंतिम वर्ण है अ और यहाँ पे ए है। ए अपने आप में क्या है? आपका स्वर है ना, तो ये ए है। तो जब ये मिलेगा अ और ए तो क्या बन जाएगा? आपका आई की मात्रा बनेगी, आई की मात्रा, तो ये आपका हो जाएगा लोकेश्वर। अब अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? करण यहाँ पर है और अनु इसके पहले लगा है। बस मैं क्या कर रही हूँ? मैं बस सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड को अलग कर दे रही हूँ। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड अलग हो गया तो या तो समास प्रत्यय पता चल जाता है या फिर उपसर्ग पता चल रहा है। मिठाई, मिठाई में प्रत्यय क्या है? अब मिठाई में मीठा है ना, स्वीट है ना, उसमें क्या प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। सप्त ऋषि किस समास का उदाहरण है? अब देखो सप्त ऋषि जो समास है ना उसमें एक समास है जिसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु का मतलब होता ही है क्या? दो। दो क्या है? ये है नंबर्स। ठीक है, नंबर, संख्या है। तो जिस समास में पहला वर्ण संख्यावाची हो, नंबर हो, वो क्या हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। अब ये सप्त, सप्त ऋषि, सप्त मतलब 7। ठीक है, तो ये अपने आप में द्विगु हो गया।
अब खून पसीना एक करने का क्या अर्थ है, मतलब बहुत मेहनत करना, ठीक है, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो अभी। अब देखो सु उक्त, तो इसका संधि क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं, और बड़ा ऊ को आप ऐसे लिखते हो, है ना। तो ये आपका सुक्त हो गया। देखो कितना सिंपल है, बस वर्ण को पहचानो, शब्द को पहचानो, उसे तोड़ना सीखो। जब आप बेसिक चीजें सीख जाओगे ना, तो आंसर फाइंड आउट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो विरोध में उपसर्ग क्या है, रोध, ये हो गया आपका वी। अब देखो धार्मिक में प्रत्यय क्या है, धार्मिक कहाँ से आया, धर्म से आया, तो धर्म आपका मेन शब्द है और उसमें लगा है इक प्रत्यय, ये वाला, तो ये हो गया आपका धार्मिक। ऐसे ही अब होता है त्रिलोकी। त्रिलोकी में कौन सा समास है, अब देखो त्रिलोकी है ना, तो यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट होता है, बहुव्रीहि समास है या फिर कर्मधारय है, ठीक है, या नहीं सॉरी बहुव्रीहि है या फिर द्विगु है। आप बोलोगे मैम अभी आपने बताया कि यहाँ पे त्रि है मतलब 3 है, तो ये द्विगु होना चाहिए, लेकिन नहीं। जब एग्ज़ाम में, एक आपको मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, कि एग्ज़ाम में जब भी ये ऐसे ऑप्शन आ जाए ना जहाँ पे बहुव्रीहि भी है और आपका द्विगु भी है, उसमें से आप लोग ना बहुव्रीहि को इम्पोर्टेंस देंगे, और अगर कुछ एग्जामिनर को द्विगु निकालना रहेगा ना, तो बहुव्रीहि एग्जाम्पल में ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर पता करने का तरीका, और ये 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है। मैं आपको यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं दूंगी, मैं आप लोगों को चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रही हूँ कि देखो अगर ऐसा रहा ना तो इसको टिक कर देना, और 99% भी नहीं 100% ये सही है, ठीक है। और किसी एग्जाम्पल में अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि है और कर्मधारय भी है, ऐसे ऑप्शन में आते नहीं हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन दोनों नहीं रहेंगे, लेकिन अगर दोनों रहा ना तो आप बहुव्रीहि को इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आंसर आपका बहुव्रीहि हो जाता है। कान भरना का क्या अर्थ है, कान भरना यानी कि किसी को भड़काना, सिंपल। अच्छा, देवेंद्र में कौन सा समास है बताओ, देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवेंद्र में आपकी गुण संधि होती है, देव में इंद्र मिला है, ठीक है। तो देव अ और ई, अ और ई मिलने से क्या बनता है, ए बनता है, तो यहाँ पर आपकी गुण संधि है। नेक्स्ट है भाववाच्य। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है, भाववाच्य में प्रधानता भाव की होती है और किसी की नहीं होती, ना कर्ता की होती है ना कर्म की होती है, यहाँ पर किसकी होती है, भाव की होती है। आत्मविश्वास में कौन सा समास है, तो आत्मविश्वास में आपका क्या हो जाएगा, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ठीक है, इसको अलग अलग करो, आत्मा पर विश्वास, तो ये आपकी तत्पुरुष हो गई। हाथ पीले करना का क्या अर्थ है, हाथ पीले करना यानी कि विवाह करना। एक और एक मिलने से क्या बनता है, तो क का अंतिम वर्ण है अ और यहाँ पर है ए, अ और ए के मिलने से मात्रा बनती है, आई की मात्रा बनती है, तो यहाँ पर हो जाता है एक का एक बन जाता है, ठीक है। अविश्वास में उपसर्ग क्या है, तो विश्वास मेन वर्ड है और अ जो है यहाँ पर उपसर्ग है। मित्रता में प्रत्यय बताओ, मित्र आपका ओरिजिनल वर्ड है और इसमें आपका ता प्रत्यय लगा। महेश्वर, महेश्वर का सही विग्रह क्या है, तो यहाँ पर आपका महाधन ईश्वर है, क्योंकि जब अब देखो महा है ना, तो इसका अंतिम वर्ण आ है और प्रथम वर्ण ई है, बड़ी ई है, आ प्लस ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है। अब चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र को, पानी मतलब धारण करने वाला, ठीक है, चक्र को धारण करने वाला, तो किसे कहते हैं हम, श्री कृष्ण को कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, तो आपका वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आंखें दिखाना यानी कि धमकाना, ये भी मुहावरा है।
कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की। यहाँ पर कर्म लिखा है तो आप कर्म ही सेलेक्ट करोगे। देखो आप लोगों से जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सीटेट हो गया, केवीएस का एग्जाम हो गया, इसमें आपसे ना बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, आपसे ना बेसिक चीजें पूछी जाती है कि इस बंदे को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कर्म है। ओके, फिर यहाँ पर आता है आप लोगों का अगला, महोत्सव में कौन सी संधि है ना? तो महोत्सव में आपका हो जाता है गुण स्वर संधि। ओके, अब अपमान का उपसर्ग में क्या है? अपमान में मान मेन है और अप उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आता है महात्मा। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा हो जाता है आपका महान और आत्मा, ठीक है? तो इसको आपने मिला के बना दिया महात्मा, और ये हो जाएगा क्या? अब देखो आत्मा जो है ये क्या है? विशेष्य है, संज्ञा है? विशेष्य बोलो या संज्ञा बोलो, एक ही बात है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि मैम ने तो ये बोला था। अब आत्मा कैसी है? महान है, तो ये आपका क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये आपका विशेषण हो गया। तो विशेषण और विशेष्य की जोड़ी हमेशा कर्मधारय में रहती है। नेक्स्ट है सिर पर चढ़ाना। ये एक मुहावरा है, मतलब हम जैसे घर में कुछ लोग होते, बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उनकी हम हर एक जिद को पूरा करते हैं, तो उसको क्या है, हमने सिर पर बैठाया नहीं है। सिर पर चढ़ाना का मतलब सिर पर बैठाना नहीं है, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अत्यधिक लाड प्यार करना। परोपकार में कौन सा समास है? परोपकार, परोपकार, परोप उपकार, ठीक है? तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। प्रति उपकार का संधि रूप क्या है? तो यहाँ पर प्रत्युपकार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्युपकार हो जाता है। फिर उपकार शब्द में कौन सा शब्द है? उपसर्ग है। तो ये कार जो है ना मेन वर्ड है और इसमें उप लगा है। देखो उपसर्ग में ना, उपसर्ग और प्रत्यय, मैंने आपको पहले भी कहा कि उपसर्ग और प्रत्यय में जो उपसर्ग और प्रत्यय रहता है ना, उनके अपने मीनिंग नहीं होते, उनके अपने मीनिंग नहीं होते। जब तक कि वो किसी सार्थक शब्द के पहले ना लग जाए तब तक उसके मीनिंग नहीं निकलते। इसे उपसर्ग और प्रत्यय को आप इंडिपेंडेंट फॉर्म में यूज भी नहीं कर सकते। मित्रता में प्रत्यय क्या है? तो मित्र जो है वो मेन वर्ड है, ठीक है? अब उसमें ता प्रत्यय लगा है। अब प्रत्यय उपसर्ग पता करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? शब्द का मेन वर्ड को आप निकाल लो, मेन वर्ड निकाल दो, जो बचा वो आपका प्रत्यय है या उपसर्ग है। तो इसमें मेन वर्ड आपका मित्र है और ता इसमें प्रत्यय लगा है। आंसर सीधा आपका ए ऑप्शन हो गया। अब देखो गेंद बच्चों द्वारा खेली गई, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे द्वारा लग गया। देखो ऐसे जो मैं बता रही हूँ इसे समझो। अगर आप ऐसे आंसर फाइंड आउट करोगे ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में 80 मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द्वारा लिखा है। क्वेश्चन में है गेंद बच्चे द्वारा खेली गई, यहाँ पर द्वारा लिखा हुआ है। पहला ट्रिक ये, तो कर्मवाच्य में से, द्वारा, के द्वारा रहता है। अब यहाँ पर कौन गेंद खेल रहा है? गेंद बच्चे खेले गए। बच्चे आपका क्या है? कर्ता है, लेकिन कर्ता के बाद इमीडिएटली बाद द्वारा लग गया है। इसका मतलब कि द्वारा लगा है किसके लिए? संज्ञा को, कर्ता को क्या करने के लिए? डोमिनेट करने के लिए, उसकी वैल्यू को गिराने के लिए। और गेंद बच्चे अब क्या खेल रहे हैं? गेंद खेल रहे हैं। गेंद आपका हो गया कर्म और द्वारा लगा कर्ता को वैल्यू को गिराने के लिए और गेंद की वैल्यू को उठाने के लिए। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया, कर्मवाच्य हो गया। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? तो राम और लक्ष्मण, देखो प्रथम पद भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड पद भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व में क्या है? याद कर लेने का, महाभारत में द्वंद्व युद्ध हुआ था, किसके बीच में होता है? भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ था, तो उसी को द्वंद्व बोलते हैं। मतलब दोनों पारी जो होती है वो इक्वल होती है।
तो यहाँ पर क्या है, राम लक्ष्मण दोनों इक्वल हैं, माता पिता दोनों इक्वल हैं। किसी की ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मेरे घर में मम्मी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नहीं, मम्मी है तो पापा है, पापा का अलग काम है, मम्मी का अलग काम है। भाई बहन, भाई भी इम्पोर्टेंट है, बहन भी इम्पोर्टेंट है। बेटा बेटी, बेटा भी इम्पोर्टेंट है, बेटी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं नाक में दम करना, ये भी मुहावरा है, मतलब किसी को परेशान करना। नेक्स्ट है सदैव में कौन सी संधि, अब देखो सदा धन इव है ना, और ये मात्रा को नोटिस करो दैव, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाती है। उसके बाद आपका होता है अनुचित में उपसर्ग, क्या है, अनुचित में आपका उपसर्ग होता है चित्त, मतलब मन होता है। और यहाँ पर अनु क्या है आपका, अनु यहाँ पर आपका उपसर्ग है। और दयालु, दयालु में प्रत्यय क्या है, तो पहला वाला वर्ड आप निकाल लो दया, और इसमें लगा है लू प्रत्यय, ये मीनिंगफुल है। इसके बाद आपका लू लग गया, तो ये आप आलू लग गया, सॉरी यहाँ पर आपका लगा है आलू, तो ये हो गया आपका दयालु, तो इसका आंसर पहला हो जाता है। नेक्स्ट है पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीतांबर क्या, पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे दो वर्ड है, पीला और दूसरा अंबर, दोनों मिलके किसको बता रहे हैं, पीतांबर हम कहते हैं श्री कृष्ण को, क्योंकि वो पीले वस्त्र का धारण करते हैं। तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। मोह की खाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, हार जाना। फिर नेक्स्ट है अधोगति, अधोगति, गति में उपसर्ग है कौन सी, अधो की, तो यहाँ पर आपका अध है और ये गति हो गई। फिर है सत आचार, तो ये अगर बनेगा तो क्या बनेगा, सदाचार बनेगा। जो ये द है ना, जब आप इसको अलग करते हो तो आधा त बन जाता है। ये व्यंजन का एक रूल है कि आधा त में अगर आ मिलता है, आधा त में अगर आपका आ मिलता है तो वो बन जाता है क्या, त में आ मिला तो बना दा, ठीक है, हाँ खत्म हो गया। मुझसे लिखा नहीं जाता, तो ये मुझसे लिखा नहीं जाता में भाववाच्य होता है। चतुर्मुख में कौन सा समास है, तो चतुर्मुख में अगेन बहुव्रीहि समास है। कान खड़े हो जाने का मुहावरा क्या है कि आप सतर्क हो जाते हो। प्रत्येक का सही विकल्प क्या है, प्रति और एक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें पढ़ो, राम पत्र लिखता है, ये कर्तृवाच्य है। पत्र राम द्वारा लिखा गया, कर्मवाच्य है। मुझसे अब बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज के 80 प्रश्न MCQ पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। ये वही क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आते ही आते, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही टॉपिक मैं लाई हूँ जो एग्ज़ाम में आते ही आते श्योर होते हैं। तो इन सब टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। तो ऐसे ही दमदार सेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सेशन में आते रहिएगा। धन्यवाद।